वीर सिंह नाम का एक इज्जतदार आदमी अपने गांव में चौथी बार प्रधान बना था। बहुत रुतबा था उसका अपने गांव में। वो तो किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। गांव की प्रधानी जीतने की जितनी खुशी उसकी माँ मंगला को थी, उससे ज़्यादा खुशी उसे अपने वीर सिंह के दूसरे विवाह की थी। जी सही सुना आपने, दूसरा विवाह, क्योंकि वीर सिंह के पास सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। यही इच्छा पूरी करने के लिए वीर सिंह दूसरी शादी के लिए तैयार था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी पहली बीवी के लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो क्या करता, उसे अपनी माँ की भी तो इच्छा पूरी करनी थी, अपने वंश को भी आगे चलाना था। उसके पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं था। यही सोचकर वीर सिंह शादी के लिए हाँ कर देता है। वीर सिंह की माँ मंगला देवी उसे उसी गांव के ही एक घर पर लेकर जाती है जहां वह लड़की रहती थी, जिसके साथ उसे अपने लड़के वीर सिंह की शादी करवानी थी। हालांकि वे लोग बेहद गरीब थे, उनके ऊपर ना जाने कितने लोगों का कर्ज था। वह कितनी भी कोशिश करते पर वह अपना कर्ज नहीं उतार पाते थे। मजबूरन उन्हें अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत खूब लग रहा था। लेकिन किसी को भी यह जरूरी नहीं लग रहा था कि एक बार इस शादी के लिए अपनी बेटी से भी पूछ ले। उनकी बेटी सगुन को यह रिश्ता बहुत बहुत तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह मात्र 16 साल की थी। पढ़ने लिखने का बेहद शौक था उसे, और वह जिंदगी में आगे कुछ करना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। लेकिन माँ बाप की मजबूरियाँ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। लेकिन फिर भी शादी के लिए सगुन अपने आप को तैयार कर रही थी। जैसे जैसे वह एक एक करके तैयार हो रही थी, वैसे वैसे उसे इन बातों का भी ख्याल आ रहा था कि अब उसके पैरों में भी वही जंजीरें पड़ने वाली हैं जो गांव की हर लड़की पर पड़ती हैं। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बाल विवाह की इस कुप्रथा का शिकार होने जा रही हूँ। वह इस बात को समझती थी कि अब जिंदगी उसके मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि अब वह किसी और की गुलाम होने जा रही है। यह जिंदगी उसकी बदलने जा रही है। वह सारी बातें सोच ही रही थी कि वहीं दूसरी ओर मंगला देवी और उनका लड़का वीर सिंह दोनों उनके घर आ जाते हैं। घर की हालत देखकर मंगला देवी पंडित से कहते हैं, यह जगह देखी है तुमने? यही लोग मिले थे तुम्हें मेरे बेटे के लिए। कहाँ से बराबरी लगती है तुम्हें मेरे बेटे की और इस घर में रहने वाली लड़की की? यहाँ की लड़की कैसे होगी आखिर, जब यहाँ की जगह इतनी बुरी है? यहाँ की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, क्या वह लायक होगी मेरे बहू बनने के लिए? पंडित जी कहते हैं, मैंने रिश्ता तो बताया है लेकिन गलत नहीं बताया। आप एक बार लड़की को देख तो लीजिए। सच में बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और हमारे वीर सिंह के लिए बहुत अच्छी है। बस एक शिकायत है, लड़की बेहद गरीब है और सारी जिम्मेदारियां आपको ही पूरी करनी है। मंगला देवी बोलती हैं, हाँ, लड़की अगर सही है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पैसों की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। और देखते ही देखते मेहमान की तरह मंगला देवी और वीर सिंह उनके घर के बाहर बड़ी चारपाई पर बैठ गए। तभी उस मकान में रहने वाले सगुन के पापा मंगला देवी और वीर सिंह के स्वागत के लिए बाहर आए और उनके पैरों के पास आकर बैठ जाते हैं और अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। सगुन के पापा वीर सिंह से कहते हैं, मालिक, मेरे पास देने के लिए मेरी बेटी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी है ना, मैं उसे ना आगे पढ़ा सकता हूँ ना लिखा सकता हूँ। अब इतना कर्ज है मेरे ऊपर कि मैं उसे खिला भी नहीं सकता। हमें कभी 2 वक्त की रोटी मिलती है तो कभी हम भूखे ही सो जाते हैं। मालिक, मेरी बेटी बहुत सुंदर और संस्कारी है, वह कभी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन मालिक, हम छोटे लोग हैं, हम बड़े घर में रहने वाले लोगों के ठाट बाट और रहन सहन नहीं जानते। कभी मेरी बेटी से कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना, लेकिन मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। मालिक, वह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, सारी बातें मानेगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है मालिक, और सबका ख्याल रखेगी। बस आप उसे एक मौका देकर देखिए। इतने में ही मंगला देवी सगुन के पिता से कहती हैं, बस बस, बहुत हो गई तारीफ। अब इतनी तारीफ कर दी है तो जाकर अपनी बेटी को भी बुला लाओ, हम भी तो देखें आखिर कैसी है तुम्हारी बेटी। तुम्हारी की हुई कोई तारीफ उससे मिलती भी है कि नहीं? सगुन का पिता सगुन की माँ को सगुन के साथ आने के लिए बोलता है। सगुन की माँ सगुन को समझा रही थी, बेटा सगुन, रोना बंद कर, देख तेरे भाग खुल जाएंगे। इतने पैसे वाले घर में तो हम तुझे कभी ब्याह नहीं पाते, लेकिन तेरी किस्मत देख, तू कितने पैसे वाले घर में जा रही है। बस
खुश रहना, बाहर जाकर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। तू चुप रहना और हाँ में ही जवाब। शगुन अपनी माँ का चेहरा देखती है और हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों बाहर आती हैं। वहीं वीर सिंह और शगुन की मुलाकात होती है। शगुन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वह अपने कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ रही थी कि अचानक मंगला देवी उसे रोक देती हैं और कहती हैं, लड़की तो ठीक है। और वो शगुन से बोलती है, वहीं रुक कर बैठ जाओ, यहाँ हमारे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। मंगला देवी थोड़ी दूर पर शगुन को बैठा देती हैं। शगुन घबराई हुई थी। वह अपनी नजरों से इधर उधर देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं वीर सिंह शगुन से उसका नाम पूछता है। शगुन नीचे ही देखते देखते अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम शगुन है। वीर सिंह शगुन से कहते हैं, तुम्हें यह शादी मंजूर तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? शगुन चुप हो जाती है। इतनी देर में शगुन का पिता बोलता है, जी क्या परेशानी होगी? इतना अच्छा रिश्ता है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह खुश है और इस रिश्ते के लिए भी तैयार है। वो चुप हो गई है ना। अक्सर शादी की बात से तो लड़की शर्मा ही जाती है ना। अब शादी वाली बातों के लिए कहाँ लड़कियाँ कुछ बोलती हैं। वीर सिंह बोलता है, अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। जितने तुम्हारे गांव में मकान नहीं है, उतने तुम्हारे पास गहने होंगे बदलने के लिए। समझ रही हो ना? कोई और ज़रूरत हो तो बताना। अभी के लिए कुछ पैसे रख रहा हूँ, आगे की तैयारियों में काम आएंगे। और हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो बता देना। मैं ये शादी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। शगुन चुपचाप बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर से मंगला देवी और वीर सिंह वहाँ से चले जाते हैं। शगुन माँ और मंगला देवी के जाते ही रोती हुई घर के अंदर चली जाती है और बुरी तरह एक कोने में बैठकर रोने लगती है। वो ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की बुरी हालत को देखकर वो ये शादी रोक भी नहीं पा रही थी। कुछ भी कहकर मना भी नहीं कर सकती। इतनी देर में उसकी माँ आ जाती हैं और शगुन को रोता हुआ देख उसकी माँ उसे गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं, चुप हो जा मेरी बच्ची, हमारी हालत तो देख, हम तेरा ब्याह भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन अभी तो रिश्ता भी हुआ नहीं है। फिर भी देख, मालिक हमें कितने सारे पैसे देकर गए हैं। इसमें तो तेरी शादी भी हो जाएगी और हमारा खाना पीना भी। देख बेटा, तू वहाँ खुश रहेगी। तुझे इस जिंदगी से ज़्यादा वो जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। बस यह शादी हो जाने दो। मना मत करना बेटी। तेरे पापा के ऊपर बहुत कर्ज है, वह मरते दम तक उसे चुका नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार शादी हो गई तो शायद मालिक से कहकर हम अपने कर्ज भी माफ़ करवा सकते हैं। शगुन अब अपनी माँ की बातों पर ध्यान दे रही थी। उसके ऊपर अपने परिवार का दबाव बढ़ता ही जा रहा था और उनके पास हाँ कहने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। शगुन चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछती हुई और अपनी माँ को गले लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह शादी करूँगी। मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप की मजबूरी है, वरना आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते जैसा हमारे सारे गांव वाले करते हैं। जैसे गांव के लोग अपने बच्चों की शादी बचपन में ही कर देते हैं। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी, मैं कुछ नहीं कर पाई माँ आपके लिए। मैंने सोचा था मैं अपने पापा का कर्ज उतार दूंगी, लेकिन अगर यही रास्ता है जिससे मैं अपने पापा का कर्ज उतार सकती हूँ तो मैं यह शादी करूँगी। मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। माँ मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप वीर सिंह जी से और उनकी माँ मंगला देवी से इस रिश्ते के लिए मंजूरी ले सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शगुन की बात सुनकर शगुन की माँ बेहद खुश हो जाती है और वह यह बात उसके पिता को बताती है। दोनों की परेशानियां खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन मंगला देवी शगुन के पिता के घर आती हैं और शगुन के पिता से शादी की बात करती हैं। वह कहती है, बताओ क्या हाल चाल है? तुम्हारी बिटिया ने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। तुम्हारी बातों से मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर वह शादी के लिए तैयार है। मंगला देवी के कहने पर शगुन को दोबारा बुलाया जाता है। मंगला देवी शगुन से खुद पूछती है कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। शगुन हाँ में जवाब देती है। वह कहती है, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने माँ पापा से बहुत प्यार है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। शगुन की बात सुनकर मंगला देवी खुश हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। वह शगुन से कहती हैं, उस दिन
जब वीर सिंह ने सवाल किया था तब तुमने हमें जवाब नहीं दिया था, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें तब शादी करनी नहीं थी? सगुन बोलती है, वह उस दिन मैं थोड़ा घबराई हुई थी। मंगला देवी बोलती हैं, कोई बात नहीं, यह डर और यह घबराहट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारे घर की बहू ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर की बहू बनने के बाद तुम्हें अपने बात करने का तरीका बदलना होगा। यह रहन सहन और घबराना बिल्कुल नहीं चलेगा। जो जितना पूछे उतना जवाब चाहिए। उसी दिन और उसी वक्त अगले दिन का कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम शादी के लिए तैयार हो गई हो तो हम अब आगे की तैयारियां शुरू करते हैं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम बता सकती हो सगुन। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे बस किताबों से प्यार है और कुछ नहीं। मुझे किसी चीज़ से कोई खास लगाव नहीं है। मंगला देवी गुस्से में देखते हुए सगुन से कहती हैं, बस पढ़ाई लिखाई हो चुकी जितनी होनी थी। अब तो बस घर के चूल्हा चौका ही संभालो, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुएं किताबों में सर नहीं घुसेड़ती हैं। किताबें ही उठाती रहोगी तो घर के बर्तन उठाने भूल जाओगी। फिर करना भी क्या है तुम्हें? पूरी जिंदगी तुम्हें खाना ही तो बनाना है, चौका बर्तन ही करना है। फिर तुम्हें ये पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बाकी गहना गाठा कपड़े जो पहन सकती हो पहनो, कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अपना यह शौक किताबों का यहीं ख़त्म करके हमारे घर की दहलीज में आना, वरना वहाँ कोई उटपटांग हरकत करी तो वह मुझे मंजूर नहीं होगी। यह बात बोलकर मंगला देवी उसे अंदर भेज देती और सगुन उनके पिता से शादी में आगे कैसे क्या करना है यह बातें करने लगती हैं। अपनी बात पूरी होने के बाद मंगला देवी वापस अपनी हवेली चली जाती है। शादी की लगभग सभी तैयारियां हो रही थी। वीर सिंह अपनी हवेली में ही था। वीर सिंह अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरे की हालत देखकर वीर सिंह दंग रह जाता है। कमरे में बेहद ही अंधेरा था और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वीर सिंह का पैर जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा जाता है। तभी वीर सिंह अपनी पहली पत्नी को आवाज लगाता है, कुसुम क्या है, ये सब क्या है, कहाँ हो तुम? तभी कुसुम की आवाज आती है, आप मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद आपकी कुसुम तो वही रहेगी, पर आप बदल जाओगे। ये सारे पल बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, क्योंकि आने वाले कल में आप कुसुम नहीं सगुन को बुलाओगे और मैं यूं ही किसी कोने में पड़ी रहूंगी। और ये जो अंधेरा देख रहे हो ना आप, यह अंधेरा हमारे कमरे का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का है। इसी तरह सगुन के साथ शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा ही भर जाएगा। लेकिन ये बात आपको कहाँ समझ आएगी? ना ही हमारी सासू माँ को, उन्हें भी यह बात समझ नहीं आएगी। आपकी माँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, आपके बारे में सोच सकती हैं, लेकिन वह हमारी तकलीफ़ों को नहीं समझ सकती। वह खुद एक औरत होकर हम औरतों की तकलीफ नहीं समझ सकती। ऐसा क्यों कर रही हो आप? क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई देती? वीर सिंह कुसुम की बात को सुनकर जवाब देता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कुसुम, तुम मेरे लिए मेरी पत्नी हो और मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ शायद मैं किसी से इतना प्यार ना कर सकूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो। आप कुछ भी कह लो, लेकिन सगुन से शादी के बाद आप मुझे भी भूल जाओगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे अंदर जो कमी है ना, वो सिर्फ आपकी माँ की वजह से हुई है। अगर आपकी माँ ने मुझे समझा होता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती और शायद आज हमारी भी कोई ना कोई संतान होती। लेकिन आपको यह बातें समझ में नहीं आएंगी कभी। आपके दिलो दिमाग में तो इस समय सगुन छाई हुई है ना। करो शादी, जो दिल में आए वह करो। लेकिन मैं इस शादी से ना खुश थी, ना हूँ और ना कभी खुश रहूंगी। आपने जो जिंदगी मुझे दी है, अब से मैं वही जिंदगी जीऊंगी। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब आप जा सकते हो, मुझे इस अंधेरी रात में, इस अंधेरी भरी जिंदगी में छोड़कर। आप मुझे छोड़कर जा सकते हो। कुसुम की बात सुनकर वीर सिंह भी परेशान हो जाता है। उसे बार बार यही बातें सता रही थी कि आखिर वह जो कर रहा है वह सही है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वह कुसुम यानी अपने प्यार को ना खो दे अपनी औलाद के चक्कर में। लेकिन उसके ऊपर भी दबाव था उसकी माँ का। उन्हें अपना पोता चाहिए था, वंश को आगे चलाने के लिए चिराग चाहिए था, लेकिन वीर सिंह के पास कोई और रास्ता नहीं था। यह बात वीर सिंह भी जानता था, इसलिए वह कुसुम से बिना कुछ कहे अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले ही दिन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सारी रस्में, सारे रीति रिवाज बड़े धूमधाम से होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुसुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह चुपचाप इन रस्मों को होते हुए देखती रहती थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह बेचारी क्या करती? उसने सोच लिया था कि अब तो जिंदगी का फैसला ऊपर वाले ने उसके लिए किया है।
वह अपनी मंजूरी के साथ उसी जिंदगी को काटेगी। कुसुम पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने लिए उसे पछतावा होने लगा था कि अगर वह पढ़ी लिखी होती तो शायद उसकी ऐसी हालत ना होती, क्योंकि वह अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकती थी जो अब नहीं कर सकती। उसे अपने अनपढ़ होने पर भी बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी ओर हल्दी की रस्म तो कहीं तेल की रस्म, धीरे धीरे सारी रस्में शुरू होने लग गई थी। मंगला देवी बेहद खुश थी कि अब उनके बेटे की शादी होने जा रही है और शादी के बाद उन्हें इंतजार था अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्यारे से बच्चे के होने का। वहीं दूसरी ओर शगुन जैसे जैसे रस्में पूरी हो रही थी, शगुन महसूस कर रही थी कि उसके हाथों और पैरों में वह बेड़ियां पड़ने लगी हैं, जिसका उसे पहले से ही अंदाजा था। रस्मों के हिसाब से जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक शगुन का घर से आना जाना भी बंद था। शगुन किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। वह चुपचाप घर में ही उन रस्मों को होता हुआ देख रही थी। रस्में धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन शगुन और वीर सिंह की शादी होने वाली थी। हवेली में 4 चांद लगे हुए थे। पूरी हवेली को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं दूसरी ओर शगुन भी दुल्हन के लाल जोड़े में तैयार हो रही थी। वो हाथ जिसमें कभी कलम होती थी उनमें अब चूड़ियां थी। वह कदम जो हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे उनमें पायलों की जंजीरें थी। वह आंखें जो सपनों को देखना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, उनके सामने एक घूंघट पड़ा हुआ था। एक भारी भरकम से लाल जोड़े में शगुन तैयार हो चुकी थी और उसके घर के सामने बारात आ चुकी थी। सभी लोग को देखकर शगुन घबरा गई थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जो हो रहा है वह सही हो रहा है या नहीं, क्या वह सब कुछ संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपने घर की खिड़की से सामने बारातियों को देख रही थी। वह देख रही थी कि वीर सिंह अब घोड़े से उतर रहा है। उनके माँ बाप उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए थे। शगुन उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे जैसे शादी का पल नजदीक आ रहा था, शगुन बेहद घबरा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और बार बार शगुन से कह रहा था कि शगुन, अभी भी मौका है, यह शादी मत कर, यह बाल विवाह सही नहीं है, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरे पास अभी भी मौका है, शगुन ऐसा मत कर, अपने हाथों में यह बेड़ियां मत पड़ने दे, तुम अभी बहुत कुछ कर सकती हो, तुम अपने माँ बाप का कर्ज अपनी पढ़ाई और अपनी कमाई से भी उतार सकती हो, लेकिन इस तरह जिद मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, बस थोड़ा सब्र कर, सब कुछ ठीक हो सकता है। ना जाने कहाँ से शगुन के अंदर एक हौसला आता है। शगुन मौका पाते ही वहाँ से छिपकर भाग निकलती है। लगभग शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। वीर सिंह मंडप पर बैठा था। पंडित जी शादी की तैयारी कर रहे थे कि अचानक पंडित जी शगुन की माँ से कहते हैं, वधू को लेकर आओ, शादी की तैयारियां शुरू करनी है। शगुन की माँ पंडित जी की बात सुनकर सीधे शगुन को लेने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ शगुन अपनी शादी वहीं छोड़कर वहां से भाग रही थी। अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लगभग वह काफी दूर निकल आई थी। भागते हुए अचानक उसके सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। शगुन की कोशिश से वो गाड़ी रुक जाती है और उसमें बैठा हुआ आदमी शगुन को उस लाल जोड़े में देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम किसी शादी से भाग कर आई हो। तुम्हारी शादी होने वाली थी क्या? क्यों भागी हो तुम? शगुन उसे जवाब देती है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बहुत मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं मात्र 16 साल की हूँ। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। आप मुझे यहाँ इस गांव से निकाल सकते हैं। आप मुझे गांव से बाहर शहर में छोड़ दीजिए। मैं किसी दूसरे गांव में चुपचाप चली जाऊंगी। मुझे यहाँ से निकाल दो। शगुन की बात सुनकर वह आदमी शगुन को गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी मोड़ लेता है। शगुन मन ही मन बेहद घबराई हुई थी, यह सोचकर कि वह भाग तो आई है, लेकिन उसके माँ बाप का क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। धन्यवाद।